सो गाइज वेलकम बैक टू माइक्रो क्लासेज। हमारी सीटेट की जुलाई 2024 के लिए स्पेशल क्लासेज चल रही हैं। आज का हमारा सब्जेक्ट है हिंदी पैडागोजी। हिंदी की ये 6ठी क्लास है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा भाषा शिक्षण। मतलब हम कोई भी भाषा बच्चों को पढ़ाते हैं तो उसका क्या अर्थ होता है, उसके क्या उद्देश्य होते हैं। प्राथमिक कक्षाओं में, उच्च प्राथमिक कक्षाओं में, माध्यमिक कक्षाओं में वगैरह वगैरह जो विभिन्न स्तर होते हैं हमारे शिक्षा के, उनमें भाषा शिक्षण के हमारे क्या उद्देश्य, हम भाषा क्यों सिखाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। उद्देश्य वाले सवाल ज़्यादा आते हैं सीटेट के पेपर में। और इस टॉपिक से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीटेट बार बार पूछ रहा है, तो मैं क्वेश्चन भी हम इस वीडियो के लास्ट में कवर करेंगे। अगर सीटेट के हिंदी पैडागोजी के सिलेबस की बात की जाए तब हमें टोटल 6 यूनिट मिलती हैं, जिसमें से हमने पहली 2 यूनिट कवर कर दी है, भाषा और भाषा विकास वाली। आज से हम अपनी 3rd यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं, भाषा शिक्षण। इस यूनिट में हम पढ़ेंगे भाषा का शिक्षण कैसे करना है, बच्चों को भाषा कैसे सिखानी है। इस यूनिट में आज का हमारा सबसे पहला टॉपिक है भाषा शिक्षण नहीं है। भाषा शिक्षण क्या होता है, लैंग्वेज टीचिंग, उसकी क्या विशेषताएं होती हैं। अगर सामान्य रूप में भाषा शिक्षण की बात की जाए तब अगर कोई टीचर छात्रों को भाषा का ज्ञान प्रदान करता है या भाषाई कौशलों का ज्ञान प्रदान करता है, उस प्रक्रिया को हम भाषा शिक्षण कहते हैं, जिसमें एक टीचर कोई भाषा बच्चों को पढ़ा रहा है। सामान्य रूप में तो हम भाषा को यही बोल देते हैं, भाषा शिक्षण को। भाषा शिक्षण में हम मस्क को इम्पोर्टेंट मानते हैं, MUSC। मस्क, ये मैंने आपको बताया था, भाषा अधिगम में भी बताया था। ये हमेशा आपके साथ चलेगा, कोई भी लैंग्वेज हो। और ये 4 जो लेटर हैं, ये आधी हिंदी और आधी इंग्लिश को खत्म कर देंगे। जब भी कोई टीचर बच्चों को भाषा पढ़ाता है तब वह इन 4 चीज़ों का हमेशा ध्यान रखता है और इन 4 चीज़ों पर बल देता है। एम से मोरल बनता है मूल्य। एक टीचर मूल्यों पर बहुत अधिक बल देता है कि बच्चों के अंदर मूल्यों को पैदा करना है भाषा पढ़ाते टाइम। यू से हमारा यूज बनता है। एक टीचर बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर देता है कि बार बार बच्चों को अवसर देता है कि बच्चे उस भाषा को बोलें। अगर बच्चे उस भाषा को नहीं बोलेंगे तो बच्चे उस भाषा को सीख ही नहीं सकते। एस से बन जाता है हमारा स्किल। एक टीचर क्या करता है, बच्चों के जो स्किल्स होती हैं, भाषाई कौशल, उन कौशलों पर भी बल देता है। भाषा के 4 कौशल होते हैं, लिखना, पढ़ना, बोलना, सुनना। उन 4 कौशलों पर बच्चों के बहुत बल देता है, उन 4 कौशलों का विकास करता है। सी से बनता है क्रिएटिव, सृजनात्मकता। एक टीचर क्या करता है, बच्चों के लिए ऐसी स्थिति उत्पन्न करता है जिसमें बच्चे अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकें या भाषा का सृजनात्मक रूप से प्रयोग कर सकें। भाषा को पढ़ाते टाइम एक टीचर मस्क पर बल देता है, MUSC पर। इनका मतलब क्या हो जाता है, बच्चों के मूल्यों का विकास करना है, हमें बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर देना है, बच्चों के कौशलों का विकास करना है और बच्चों में सृजनात्मकता पैदा करनी है। ये 4 चीजें ही हम भाषा शिक्षण में बल देते हैं। बस इन 4 चीजों को, MUSC को आपको हमेशा याद रखना है। अब इसके बारे में पढ़ते हैं। छात्रों को भाषाई ज्ञान प्रदान करना ही भाषा शिक्षण कहलाता है। ये मैं आपको बता चुका हूँ। भाषा शिक्षण सीधा सीधा से ये अर्थ निकलता है। ज़्यादा बारीकी में आप ये कह सकते हैं, भाषाई कौशलों का विकास करना ही भाषा शिक्षण कहलाता है। जो छात्रों में भाषाई कौशलों का अगर हम विकास कर रहे हैं, वह भाषाई शिक्षण कहलाता है। ये यहाँ से हमारा सीधा कौशलों वाला ऑप्शन चूज हो जाता है, मस्क में। ये जो कौशल है, भाषाई शिक्षण में हम कुछ गतिविधियां फॉलो करते हैं अपनी कक्षा में। एक टीचर कौन कौन सी गतिविधियां भाषा शिक्षण में अपनी कक्षा में करा सकता है, ऐसे क्वेश्चन सीटेट के पेपर में आते हैं। कुछ भी आपसे पूछा जाए, गतिविधियां, उद्देश्य वगैरह, आपसे तो कुछ भी पूछे, आपको तो बस मस्क का ध्यान रखना। अगर ये आपके ध्यान है तो सारी चीजें आप कर लेंगे। एक टीचर क्लास में क्या क्या कर सकता है बच्चों को भाषा सिखाते टाइम। सबसे पहले तो बच्चों को विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग के अवसर देना है। एक शिक्षक को बच्चों को बहुत सारे अपॉर्चुनिटी देनी है, बहुत सारे अवसर देने हैं, जिससे बच्चे भाषा को प्रयोग कर सके। ये सीधा सीधा सा हमारे प्रयोग पर आ जाता है, मस्क पर, यू वाले पर, यूज पर, प्रयोग पर। बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश प्रदान करना, मतलब बच्चों के आसपास ऐसा माहौल प्रदान करना जिससे बच्चों को लगे कि हाँ, हम उस भाषा के परिवेश में ही हैं। बच्चों के आसपास उसी भाषा का माहौल पैदा करना। अगर ये लड़की इंग्लिश सीख रही है तब इसके आसपास सब लोग इंग्लिश बोल रहे हैं, मतलब इंग्लिश का प्रयोग कर रहे हैं, तब इस लड़की के लिए क्या होगा, इंग्लिश वाला भाषिक माहौल मिल जाएगा। समृद्ध भाषिक माहौल बोलते हैं हम जिसे, इंग्लिश से भरा हुआ भाषिक माहौल। किसी बच्चे को अगर हम इंग्लिश सिखा रहे हैं तब उसके आसपास के जो स्टूडेंट हैं, जो टीचर हैं, वे सब अगर इंग्लिश बोल रहे हैं, तब उस माहौल को हम
भाषिक समृद्ध भाषिक माहौल कहते हैं। इसका मतलब भी सीधा सीधा प्रयोग से हो जाता है कि किसी बच्चे के लिए सब बच्चे इंग्लिश प्रयोग कर रहे हैं या इंग्लिश का प्रयोग कर रहे हैं, जिससे उस बच्चे के लिए भाषिक माहौल पैदा हो सके। बच्चे को भाषा प्रयोग करने के लिए विभिन्न स्थितियां बनाना, बच्चे के लिए ऐसी स्थितियां बनाना जिसमें बच्चे भाषा का प्रयोग कर सके, यह भी हमारा प्रयोग से सीधा सीधा संबंधित हो जाता है। हम क्या कर रहे हैं, बस मस्क को ही फॉलो कर रहे हैं, बाकी सारा काम हमारा होता रहेगा। बच्चों को सहज अभिव्यक्ति के अवसर प्रदान करना, बच्चों को हम ऐसे अवसर प्रदान कर रहे हैं जिसमें बच्चे खुद को व्यक्त कर सकें, अपनी कोई भी बात अपनी भाषा में कह सकें। इसमें भी बच्चे क्या कर रहे हैं, भाषा का प्रयोग ही कर रहे हैं। सीटेट के पेपर में ये जो लाइन लिखी हुई है ये तो आपके आएंगी ही आएंगी, इसके अलग भी कुछ भी आ सकता है, लेकिन अगर आप ये 4 चीजें याद रखेंगे, इन 4 चीजों से संबंधित ही कोई ना कोई चीज आपके पास आएगी। कक्षा में विभिन्न प्रकार की भाषाई गतिविधियों का आयोजन कराना, क्लास में बहुत सारी एक्टिविटी कराना जिसमें बच्चे भाषा का प्रयोग करें। भाषाई गतिविधियों से मतलब हो जाता है ऐसी एक्टिविटी जिसमें बच्चे भाषा का प्रयोग करें। बच्चे क्या कर रहे हैं, भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। बच्चों को अपने अनुभव बताने के लिए कहना, बच्चों को हम कह रहे हैं आप अपनी भाषा में अपने अनुभव बताइए। बच्चे क्या कर रहे हैं, उस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। अगर बच्चे अपने अनुभव बताएंगे तब भाषा का प्रयोग करेंगे ना, तब यहाँ पर भी बच्चे प्रयोग कर रहे हैं। हम बच्चों को भाषा प्रयोग करने के अवसर दे रहे हैं, ये कहकर कि आप अपने अनुभव बताइए। यहाँ पर भी सीधा सीधा हमारा प्रयोग से संबंधित हो जाता है। बच्चों को विभिन्न संदर्भों में भाषिक ज्ञान प्रदान करना, ये जो संदर्भ है ये हमारा अच्छा पॉइंट होता है। कहीं पर अगर आपको संदर्भ देखने को मिले उसका मतलब पॉजिटिव होता है। हम संदर्भ शब्द का प्रयोग करते हैं। विभिन्न संदर्भों में भाषिक ज्ञान देने को ही हम भाषा शिक्षण बोलते हैं। यहाँ पर हम भाषिक ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। ये तो सीधा सीधा सा मतलब हो ही जाता है कि भाषा शिक्षण में हम क्या करेंगे, बच्चों को भाषिक ज्ञान देंगे। ये तो सीधा सीधा सा मतलब है। बच्चों को सृजनात्मक गतिविधियों में लिप्त करना, ये हमारा सृजनात्मकता वाला आ जाता है कि सृजनात्मक काम देना बच्चों को। संदर्भ में शिक्षण कराना, हम किसी चीज का भी शिक्षण संदर्भ में कराएंगे। अगर हम गद्य सिखा रहे हैं तो गद्य को संदर्भ में सिखाएंगे। संदर्भ में मतलब किसी चीज के साथ जोड़कर। अगर गिलास जो शब्द है, ये गिलास शब्द है, इस गिलास शब्द का हम अर्थ बता रहे हैं तो गिलास दिखा देंगे बच्चों को। तो हमने गिलास शब्द को इस रियल गिलास से जोड़ दिया। इससे क्या हुआ, हमने इस गिलास को इस गिलास से संदर्भ में बता दिया। संदर्भ में शिक्षण से मतलब होता है हम शब्दों या लाइनों का जो अर्थ है वह किसी चीज के साथ जोड़कर बता दें। ये होता है हमारा भाषा शिक्षण में। जनरली हम मस्क पर ही बल देते हैं, मूल्यों पर। मानव के मूल्यों को विकसित करना है, भाषा प्रयोग के अवसर देने हैं, भाषाई कौशलों का विकास करना है और सृजनात्मकता पर बल देना है। भाषा शिक्षण में हम इन्हीं 4 चीजों पर बल देते हैं। और भाषा शिक्षण का अर्थ भी अब आप समझ पाए होंगे। भाषा शिक्षण में हम इन चीजों पर बल नहीं देते, सिर्फ इन चीज पर बल देते हैं जो 4 चीजें होती हैं ये। बाकी जो यहाँ पर ये लिखा हुआ है इन पर हम भाषा शिक्षण में बल नहीं देते। क्वेश्चन में आएगा आप अपनी कक्षा में क्या क्या काम नहीं कर सकते अगर आप भाषा सिखा रहे हैं, तब आप ये काम भाषा शिक्षण में नहीं कर सकते। मानक भाषा पर आप बिल्कुल भी बल नहीं दे सकते। अगर बच्चे मानक भाषा नहीं बोल रहे तो आप फोर्स नहीं कर सकते। मानक भाषा हम बच्चों को नहीं सिखाते। मानक भाषा पर बिल्कुल भी हम नहीं बल देते। स्टैंडर्ड जो लैंग्वेज होती है हमारी, बिल्कुल एक्यूरेट लैंग्वेज, बिल्कुल सही जैसी किताबों में लिखी हुई है ऐसी ही भाषा हम बच्चों को नहीं सिखाते। अलंकारिक भाषा भी हम बच्चों को नहीं सिखाते कि आप रस छंद अलंकार का प्रयोग करके किसी बात को बताओ, रस छंद अलंकार का प्रयोग करके आप बोलने की कोशिश करो। आप नॉर्मल भाषा बोलनी सीख लो, वही हमारे लिए बहुत है। वर्णों का क्रम, वर्णों का क्रम के बारे में हम बच्चों को ज्यादा ज्ञान नहीं देते। आ छोटी बड़ी जो होता है, ABCD जो होता है, वर्णों का एग्जैक्ट क्रम के बारे में हम नहीं बताते। क्योंकि अगर हमें वर्णों का क्रम नहीं भी पता तब भी हम भाषा बोल सकते हैं। आप अपने आप को देखिए, जो हिंदी का अल्फाबेट है आ छोटी बड़ी छटाऊ बढ़ाऊ, वो आपको पूरा नहीं पता होगा लेकिन आप हिंदी का प्रयोग करते हैं। वर्णों के क्रम पर हम बल नहीं देते। वर्णमाला को क्रम से कंटेस्ट कराना, ये भी बात वही हो जाती है। वर्णमाला को हम क्रम से याद नहीं कराते और कुछ भी चीज हम बच्चों को कंटेस्ट नहीं कराते। रटाने पर बल हम कभी नहीं देते। रटाने पर, कंटेस्ट कराने पर, याद कराने पर हम किसी भी चीज को बच्चों पर बल नहीं देते। नियमों को हम बच्चों को नहीं रटाते। बच्चों को हम नहीं कहते आप नियम को रटो, भाषा का प्रयोग करो, अब नियम अपने आप खुद आपके याद हो जाएंगे। शुद्ध उच्चारण पर हम नहीं बल देते क्योंकि हिंदी आप बोलते हैं, कितने साल से बोलते होंगे, 25-30 साल से हिंदी का, फिर भी आप पूरा शुद्ध रूप से प्रयोग नहीं करते। शुद्ध उच्चारण आप नहीं बोलते। बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जिनका आप गलत उच्चारण करते हैं, तो शुद्ध उच्चारण पर भी हम बल नहीं देते। शुद्ध वर्तनी पर भी हम बल नहीं देते क्योंकि स्पेलिंग तो आप भी गलत लिखते हैं हिंदी की, तो शुद्ध वर्तनी होना जरूरी नहीं है किसी भाषा को बोलने के लिए। साफ लेख पर भी हम नहीं बल देते क्योंकि साफ तो लेख आपका भी नहीं है।
मधुर वाणी पर भी हम बल नहीं देते। बच्चे मधुर वाणी बोलने भाषा बोलते टाइम बच्चों की जैसी वाणी या वैसी वाणी बोलो, मधुर वाणी पर हम बल नहीं देते। प्राथमिक स्तर पर हम व्याकरण और साहित्य पर बल नहीं देते। ये मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है, पेपर में आता है। प्राथमिक स्तर पर हम व्याकरण पर बल नहीं देते और साहित्य पर बल नहीं देते। व्याकरण, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण वगैरह हैं, उस पर जो ज्यादा बल है हम प्राइमरी पर नहीं देते। प्राथमिक से मतलब हो जाता है 1 से 5 कक्षा में बल नहीं देते हम। सेकेंडरी में देते हैं, 6 से 8 में हम बल देते हैं व्याकरण पर और साहित्य पर। इन पर बल हम 6 से 8 क्लासेज में देते हैं अपर प्राइमरी में। लेकिन प्राइमरी क्लासेज में हम न तो व्याकरण पर बल देते न साहित्य पर बल देते हैं। साहित्य से मतलब गद्य पद्य क्या होता है, कैसे होता है, उनके बारे में हम बच्चों को नहीं बताते। आप समझ पाए आप भाषा शिक्षण क्या होता है, किस चीज को हम कर सकते हैं, किस चीज को हम नहीं कर सकते। भाषा शिक्षण में हम बहुत सारे काम नहीं कर सकते, लेकिन हम जनरली मस्क पर ही फॉलो करते हैं, मस्क पर ही बल देते हैं भाषा शिक्षण में। अब बात कर लेते हैं, अगर आप प्राइमरी क्लासेस के लिए बच्चों को हिंदी पढ़ा रहे हैं या कोई भी भाषा पढ़ा रहे हैं, तब आपके भाषा शिक्षण के क्या उद्देश्य रहेंगे। प्राथमिक कक्षा में आपके भाषा शिक्षण के क्या उद्देश्य रहते हैं। प्राथमिक कक्षा से मतलब हो जाता है कक्षा 1 से 5 तक अगर आप बच्चों को हिंदी पढ़ा रहे हैं, तब आपके लिए भाषा शिक्षण के क्या उद्देश्य रहेंगे। भाषा शिक्षण में हम किसी भी चीज में मस्क को बल देते हैं। आप मस्क पर फोकस कीजिएगा, आपके सारे क्वेश्चनों का आंसर मिलता चला जाएगा। अब हमारे प्राइमरी कक्षाओं के लिए शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं, भाषा शिक्षा के, भाषा शिक्षण के क्या उद्देश्य हैं। सीटेट में क्वेश्चन आएगा, आप ऑप्शन में ये ढूंढिएगा, अगर मस्क आपको मिल जाता है ये 4 चीज, तब आपका उत्तर वही है। अगर जो इनमें नहीं है तो वो आपका उत्तर नहीं है। हमारा पहला पॉइंट है बच्चों में भाषाई कौशलों को विकसित करना या भाषाई कौशलों का विकास करना। 4 कौशल होते हैं, श्रवण, मौखिक, पठन व लिखित। जब प्राइमरी क्लासेज में हम बच्चों को भाषा सिखाते हैं, तब भाषा शिक्षण का हमारा एक उद्देश्य यह होता है कि भाषाई कौशलों को हमें विकसित करना है बच्चों के। ये 4 कौशल होते हैं। ये सीधा सीधा हमारा यहाँ पर आ जाता है कौशलों पे। एस मतलब स्किल्स, कौशल, भाषा के कौशलों को हमें विकसित करना है। मस्क को हमेशा याद रखो। सेकंड पॉइंट है भाषा के विभिन्न रूपों व संरचनाओं से परिचित कराना। भाषा के बहुत सारे रूप होते हैं, लिखित होता है, मौखिक होता है। मौखिक भी बहुत सारी भाषा होती है, बोली होता है, उपभाषा होती है। तो ये जो लिखित मौखिक जो भाषा हो गई, जो रूप हुए, लिखित संरचनाएं होती हैं, बहुत सारी भाषा की मौखिक संरचनाएं होती हैं जो हम बोलते हैं, तो वो हमारा कौशल हो जाता है, स्किल। लिखित जो एक कौशल होता है, एक मौखिक कौशल होता है। तो भाषा के विभिन्न रूपों से परिचित कराना, भाषा की विभिन्न संरचनाओं से परिचित कराना, या तो लिखित संरचनाओं से परिचित कराएंगे या मौखिक संरचनाओं से परिचित कराएंगे। तब ये जो लिखित और मौखिक होता है ये हमारे कौशल हो जाते हैं। इसका सेकंड पॉइंट भी सीधा सीधा कौशल से संबंधित होता है। थर्ड पॉइंट है समझ के साथ पठन की योग्यता का विकास करना। अब बच्चा क्या कर रहा है, पढ़ रहा है, पढ़ने को हम क्या बोलते हैं, पठन कौशल, और ये भी हमारा कौशल से संबंधित हो जाता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ। ये 4 चीजें ही हम, इन 4 चीजों पर ही हम बल देते हैं भाषा शिक्षण में। चाहे हमारे उद्देश्य आए, चाहे हमारी गतिविधियां आए, चाहे हमारा भाषा शिक्षण का मूल्यांकन आए, ये 4 चीजें ही हम फॉलो करेंगे हमेशा। शब्दों का सही अर्थ ग्रहण करना। अगर कोई बोल रहा है तब हम उसके शब्दों का सही अर्थ ग्रहण कर रहे हैं, मतलब हम सुन रहे हैं। अगर किसी ने कुछ लिख दिया तब हम उस लिखी हुई चीज का सही अर्थ ग्रहण कर रहे हैं, मतलब हम पढ़ रहे हैं। तब वो सुनना और पढ़ना सीधा सीधा कौशल से संबंधित होता है। सीटैट एक ही बात कह रहा है आपसे कि बच्चों के कौशलों का हमें विकास करना है, लेकिन यही बात सीटैट घुमा घुमा कर कह रहा है आपसे कि शब्दों का सही अर्थ ग्रहण करना सिखाएंगे आप बच्चों को। हाँ, जरूर सिखाएंगे, क्योंकि सही अर्थ ग्रहण करना बच्चों के पठन से संबंधित होता है, और पठन क्या होता है, कौशल होता है, और कौशलों का विकास करना सीटेट का एक उद्देश्य है। ये हमारा इस तरह से सीटेट घुमा के क्वेश्चन पूछता है। बच्चों को विभिन्न परिस्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग सिखाना। मतलब हम बच्चों को भाषा का प्रभावी प्रयोग करना सिखा रहे हैं, भाषा का प्रयोग करना सिखा रहे हैं। और ये देखिए यहाँ पर हमने प्रयोग पहले लिख दिया कि बच्चों को प्रयोग करना हम सिखाएंगे जरूर भाषा का, हमारा एक उद्देश्य रहेगा, क्योंकि इस पर हम बल देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चे तार्किक ढंग से परिचर्चा में भाग ले सकें। मतलब दूसरे बोल रहे हैं और बच्चे उनके साथ चर्चा में भाग ले सके, उनके साथ बातचीत कर सके, मतलब बच्चे भाषा का प्रयोग कर सकें। बात वही है, लेकिन सीटेट थोड़ा सा घुमा देता है उसको। बच्चे को हम ऐसा बना रहे हैं जिससे कि बच्चे दूसरों के साथ बातचीत कर सके या दूसरों के साथ चर्चा कर सके। इसका मतलब क्या हुआ, बच्चे भाषा का प्रयोग करेंगे चर्चा करते टाइम। बच्चों में मानवीय मूल्यों, सामाजिकता और नैतिकता आदि का विकास करना। ये हमारा मूल्य वाला पॉइंट आ गया कि हमें भाषा के द्वारा बच्चों के मूल्यों को भी विकसित करना है, मूल्यों का भी विकास करना है।
तो मानवीय मूल्य, सामाजिकता, नैतिकता, ये सब हमारे मानवीय मूल्य हैं। सच बोलना, झूठ न बोलना, बड़ों का सम्मान करना, ऐसे ऐसे सभी मूल्यों का हम बच्चों में विकास करते हैं। ये मूल्य वाला भी हमारा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। बच्चों में सृजनात्मकता, मौलिकता, कल्पनाशीलता, चिंतन शक्ति और संज्ञानात्मक मानसिक योग्यता आदि का विकास करना, यह पॉइंट हमारा सृजनात्मकता वाला है। सृजनात्मकता का मतलब होता है बच्चों का जो बौद्धिक स्तर है, उनका जो ज्ञानात्मक स्तर है, मानसिक स्तर है, वो ऐसा कर देना जिससे बच्चे चीज़ों का सर्जन करने लगे। और वही यहाँ पर लिखा हुआ है, सृजनात्मकता पर हम बल देंगे। मौलिकता का मतलब भी होता है मौलिक चिंतन का, कुछ नया कर रहे हैं बच्चे, इसका मतलब भी सृजनात्मकता ही होता है। कल्पनाशीलता, किसी नई चीज की कल्पना कर रहे हैं। तर्क शक्ति, तर्क शक्ति का मतलब हमारी बुद्धि से हो जाता है। संज्ञानात्मक का मतलब भी हमारी बुद्धि से हो जाता है। मानसिक योग्यताओं का मतलब भी हमारी बुद्धि से हो जाता है। सृजनात्मकता का मतलब होता है बच्चों के लिए हम सृजनात्मक गतिविधियां बनाएंगे, बच्चों को सृजनशील बनाएंगे, उनकी बुद्धि का इतना विकास करेंगे कि बच्चे सृजनात्मक हो जाएं। ये हमारा सारा पॉइंट सृजनात्मकता से संबंधित होता है। जब बच्चे सृजनात्मक होंगे तो उनका बुद्धि का लेवल भी बढ़ेगा, तर्क शक्ति बढ़ेगी, संज्ञानात्मक लेवल, वही ये बुद्धि हो जाता है सब कुछ। बच्चे कुछ शब्दों पर एक वाक्य बना सकें या फिर कविता बना सकें या फिर कहानी बना सकें। बच्चे क्या कर रहे हैं, कुछ शब्द ले लिए बच्चों ने और उन पर कविता, कहानी या कुछ शब्दों या वाक्य बना रहे हैं। बच्चे क्या कर रहे हैं, कुछ बना रहे हैं, इसका मतलब बच्चे सृजनात्मक कार्य कर रहे हैं। तब हमने सृजनात्मकता को भी यहाँ पर पहले ही लिख दिया है। बच्चे किसी कहानी का अंत बदल सकें। हमें बच्चों को इस योग्य बनाना है कि बच्चे कहानी का अंत बदल सकें। हमने कोई कहानी बच्चों को दी, बच्चे अपने अनुसार उस कहानी का एक नया अंत बता रहे हैं हमें। बच्चे क्या कर रहे हैं, क्रिएटिविटी कर रहे हैं, सृजनात्मक कार्य कर रहे हैं, कोई सृजनात्मकता पर हम बल देते हैं। निजी अनुभव से भाषा का सृजनशील प्रयोग कर सकें। यहाँ पर तो अपने आप ही आ गया सृजनशील, और यहाँ पर प्रयोग भी आ गया, तो यहाँ पर तो 2 पॉइंट आ गए हमारे। समझ लिया आपने। जो ये मस्क है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, भाषा शिक्षण के उद्देश्य है। और भाषा में हम कौन कौन सी गतिविधियां करेंगे, भाषा का मूल्यांकन कैसे करेंगे, भाषा कौशल में हम किस चीज़ को बल देंगे, सब कुछ ये 4 ही है। भाषा पढ़ाते टाइम हम बस इन 4 चीज़ों पर बल देते हैं। बच्चों को मूल्य सिखाते हैं, भाषा का प्रयोग करना सिखाते हैं, भाषाई कौशलों पर बल देते हैं, बच्चों के जो लिखना, पढ़ना, सुनना, बोलना होता है, सृजनात्मकता पर बल देते हैं। सृजनात्मकता का मतलब हो जाता है बच्चों की बुद्धि को इस योग्य बनाना कि बच्चे किसी चीज का सर्जन कर सकें। अब बात कर लेते हैं उच्च प्राथमिक स्तर पर जो आप किसी भी लैंग्वेज को पढ़ाएंगे उसके क्या उद्देश्य रहेंगे। उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए भाषा शिक्षण के क्या उद्देश्य रहेंगे वह अब हम पढ़ेंगे। उच्च प्राथमिक स्तर का मतलब होता है कक्षा 6, कक्षा 7 व कक्षा 8 पर आप भाषा शिक्षण के क्या क्या उद्देश्य रखेंगे। अब जब आप प्राइमरी स्टेज पर आ जाते हैं तब जो आपके भाषा शिक्षण के उद्देश्य रहेंगे वे प्राइमरी वाले तो सारे रहेंगे, क्योंकि प्राइमरी के तो हमेशा बच्चे के साथ रहेंगे। प्राइमरी के कौन कौन से हैं, MUSC, मस्क, प्राइमरी के तो यही हमारे उद्देश्य थे मस्क वाले। तब प्राइमरी के तो हमारे सारे उद्देश्य रहेंगे जो प्राइमरी में थे वे उच्च प्राथमिक पर भी रहेंगे, वे तो हमेशा बच्चे के साथ रहेंगे। लेकिन उच्च प्राथमिक स्तर पर हम कुछ चीज़ों को ऐड कर देते हैं। 2 चीज़ें ऐड करते हैं हम, पहली व्याकरण, दूसरा साहित्य। हम बच्चों को व्याकरण का ज्ञान देते हैं, संज्ञा सर्वनाम विशेषण, हमारे रस छंद अलंकार ये व्याकरण में आ जाते हैं। और हम साहित्य का ज्ञान देते हैं, गद्य क्या होता है, पद्य क्या होता है, कविता क्या होती है, कहानी क्या होता है, ये चीज़ें। उच्च प्राथमिक स्तर पर हम व्याकरण और साहित्य का ज्ञान देते हैं स्पेशल तो, लेकिन प्राइमरी वाले भी सारे उच्च प्राथमिक स्तर पर रहते हैं। अब इन्हें देखते हैं। बच्चों को व्याकरणीय ज्ञान प्रदान करना, ये बात सही हो जाता है क्योंकि उच्च प्राइमरी स्तर पर, उच्च प्राथमिक स्तर पर हम व्याकरण का ज्ञान देते हैं। बच्चों को हिंदी की व्याकरणिक व्यवस्था का ज्ञान प्रदान करना, ये भी व्याकरणिक हो जाता है, बात आसानी है। भाषा की बारीकी को समझाना तथा उसका प्रयोग करना सिखाना। भाषा की बारीकी से मतलब हमारा व्याकरण हो जाता है, क्योंकि भाषा की बारीकी हम व्याकरण के द्वारा ही सीखते हैं। संज्ञा क्या होता है, सर्वनाम क्या होता है, रस का प्रयोग कहाँ होता है, एक रस कितने प्रकार के होते हैं, छंद कितने प्रकार के होते हैं। तब जो भाषा की बारीकी है ना, ये शब्द लिखा हुआ है, ये जो फ्रेज लिखी हुई है, इस फ्रेज का मतलब व्याकरण ही होता है कि अगर हम बच्चों को भाषा की बारीकी सिखा रहे हैं तब व्याकरण ही सिखाएंगे उसके लिए। हिंदी की साहित्यिक विधाओं से परिचित कराना, साहित्यिक विधाओं से परिचित कराने का मतलब हो जाता है साहित्य। साहित्यिक विधाएं मतलब हमारा गद्य पद्य वगैरह चीजें जो होती हैं।
हिंदी के सौंदर्य बोध को समझाना। सौंदर्य बोध से मतलब हो जाता है रस छंद अलंकार, और रस छंद अलंकार हमारा किस चीज में आता है? व्याकरण में आता है। अब देखो, सीटेट ने सीधा सीधा कहा हुआ है उच्च प्राथमिक स्तर पर दो उद्देश्य होते हैं हमारे, एक तो हम व्याकरण का ज्ञान कराएंगे बच्चों को, और दूसरा साहित्य का ज्ञान कराएंगे। लेकिन सीटेट सीधा सीधा आपसे नहीं पूछेगा कि व्याकरण का ज्ञान आप कराओगे या नहीं कराओगे, वे सीटेट घुमा के पूछेगा। आपसे पूछ लिया हिंदी की सौंदर्य बोध को आप समझाओगे उच्च प्राइमरी स्तर पर बच्चों को, जो उच्च प्राथमिक स्तर है उस पर, क्या आप हिंदी की जो सौंदर्य बोध है उसे समझाओगे? आप कंफ्यूज हो जाओगे, हिंदी का सौंदर्य बोध क्या होता है। सौंदर्य बोध क्या होता है? रसछंद अलंकार होता है सौंदर्य बोध। और रसछंद अलंकार हम कहाँ पर पढ़ते हैं? व्याकरण में पढ़ते हैं। अगर कोई पूछ रहा है कि आप सौंदर्य बोध को समझाओगे बच्चों को, इसका मतलब वो सीधा सीधा कह रहा है आप व्याकरण पढ़ाओगे बच्चों को, और व्याकरण हमारा उच्च प्राथमिक में हम पढ़ाते ही हैं। तो सीटेट इस तरह से घुमाकर पूछ लेगा आपसे। यहाँ पर ये भी पूछ सकता है क्या आप संज्ञा सर्वनाम विशेषण का ज्ञान कराओगे उच्च प्राइमरी स्तर पर, उच्च प्राथमिक स्तर पर? तब हाँ हम कराएंगे। क्यों कराएंगे? क्योंकि संज्ञा सर्वनाम विशेषण व्याकरण होते हैं, और व्याकरण का ज्ञान हम उस प्राथमिक स्तर पर कराते हैं। क्या आप बच्चों को गद्य पद्य के बारे में, कहानी के बारे में बताओगे उस प्राथमिक स्तर पर? हाँ बताएंगे। क्यों बताओगे? क्योंकि गद्य पद्य कहानी हमारा साहित्य होता है, और साहित्य के बारे में हम उस प्राथमिक स्तर पर पढ़ाते हैं। तो सीटेट इस तरह से घुमा के क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे। अगर आप द्वितीय भाषा के रूप में कोई भाषा पढ़ा रहे हैं, तब भाषा शिक्षण के कौन से उद्देश्य होंगे? मान लेते हैं आप हिंदी के शिक्षक हैं, क्योंकि हम हिंदी पढ़ रहे हैं, तब हिंदी का एग्जाम्पल लेते हैं। आप हिंदी के टीचर हैं, आप प्राइमरी स्टेज में आप किसी हिंदी भाषी बच्चे को हिंदी सिखा रहे हैं जिसकी मातृभाषा हिंदी है, तब तो हमारे ये उद्देश्य रहेंगे। अगर आप किसी हिंदी भाषी बच्चे को ही उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी सिखा रहे हैं, तब हमारे ये उद्देश्य रहेंगे। लेकिन आप पंजाब में चले गए, तब आप किसी ऐसे बच्चे को हिंदी सिखा रहे हैं जिसकी प्राथमिक भाषा हिंदी नहीं है, मातृभाषा हिंदी नहीं है, आप उसे हिंदी द्वितीय भाषा के रूप में सिखा रहे हैं। अगर आप कोई भी लैंग्वेज द्वितीय भाषा के रूप में सिखाते हैं, तब उसे सिखाने का हमारा एक ही उद्देश्य होता है, वो होता है स्किल, कौशल। बस द्वितीय भाषा के रूप में हम बच्चों के कौशलों पर बल देते हैं, और बस बच्चों के कौशलों का विकास करते हैं और भाषा को प्रयोग करना सिखाते हैं। इतना ही होता है द्वितीय भाषा के रूप में। भाषा प्रयोग करने की क्षमता को विकसित करना, बच्चों को भाषा प्रयोग करना सिखा रहे हैं, मतलब बच्चे बोल सके, सुन सके, किसी भाषा को लिख सके। सीधा सीधा सा मतलब क्या हो जाता है? स्किल ही हो जाता है। भाषा को बोलने, लिखने, पढ़ने, समझने की क्षमता को विकसित करना, बोलना, पढ़ना, लिखना, समझना, ये भी हमारा स्किल ही होता है। अब द्वितीय भाषा के रूप में अगर किसी बच्चे की पहली भाषा हिंदी नहीं है, अगर हम उसको दूसरी भाषा के रूप में हिंदी सिखा रहे हैं, तब जो हमारा उद्देश्य रहेगा हिंदी सिखाने का, वह रहेगा बस उस भाषा के स्किल जो है, बच्चे के जो भाषाई कौशल हैं, उन कौशलों का विकास करना है। मतलब उस बच्चे को उस भाषा का प्रयोग करना सिखाना है। ये हमारा आज का टॉपिक था। फिर भी एक बार हल्का सा रैप अप कर लेते हैं जो हमारे उद्देश्य थे इनको। अगर हम प्राइमरी क्लासेज में उद्देश्यों की बात करें, तब हम बस मस्क पर बल देंगे, मूल्यों पर, यूज करने पर, भाषा प्रयोग करें बच्चे, स्किल्स पर, भाषाई कौशलों पर, और क्रिएटिविटी पर, सृजनात्मकता पर। अगर हम उच्च प्राथमिक स्तर की बात करें, अपर प्राइमरी लेवल की कक्षा 6, 7, 8 की, तब हम व्याकरण पर बल देंगे, साहित्य पर बल देंगे। लेकिन प्राइमरी वाले रहेंगे। ऐसा नहीं है कि उस प्राथमिक स्तर पर बस हम यही दो उद्देश्य हैं, प्राइमरी वाले गायब हो गए। प्राइमरी वाले तो हमेशा रहेंगे। और अगर आप द्वितीय भाषा के रूप में किसी को भाषा सिखा रहे हैं, तब बस आप उसके जो भाषाई कौशल है उनका उत्थान करेंगे, भाषाई कौशल उसे सिखाएंगे, और भाषाई कौशलों का विकास करेंगे, जिससे वह बच्चा भाषा को प्रयोग कर सके। ये आज का हमारा टॉपिक था। अब बात कर लेते हैं इस टॉपिक से सीटेट के एग्जाम में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमारा आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का एक उद्देश्य नहीं है? प्राइमरी स्टेज पर जो भाषा शिक्षण के उद्देश्य थे उन्हें हमने MUSC लिख दिया था। अब हमें बताना है कि कौन सा एक प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। स्पष्टता और आत्मविश्वास के साथ अपनी बात कहना, ये तो भाषा शिक्षण का उद्देश्य है, क्योंकि इसमें बच्चा अगर स्पष्टता और आत्मविश्वास के साथ अपनी बात कहेगा, तब वह भाषा का प्रयोग करेगा। यू का मतलब भाषा का प्रयोग करना होता है, यूज। अब यह तो प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य हो गया, क्योंकि भाषा को प्रयोग करना हमारा भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ कराना हमारा कोई उद्देश्य नहीं होता, यह हम नहीं कराते, क्योंकि हमने बताया था कंठस्थ हम किसी भी चीज को याद नहीं कराते।
ध्वनि संकेत चिन्हों का संबंध बनाना, यह भी हमारा प्राथमिक स्तर पर एक उद्देश्य है। ध्वनि संकेत चिन्हों का संबंध बनाने का मतलब होता है, अगर ये लिखा हुआ है ना ए, तो बच्चे को पता होना चाहिए इसका मतलब ए है, इसका मतलब ई है, इसका मतलब क्या है। जो ये संकेत चिन्ह लिखे हुए हैं ना, इनकी ध्वनियों का बच्चों को पता होना चाहिए, मतलब पढ़ना बच्चों पे आना चाहिए। अब ध्वनि संकेत चिन्ह लिख दिया सीटैट ने पढ़ने के अलावा, इसका मतलब है बच्चों को पढ़ना आना चाहिए। पढ़ने से मतलब हो जाता है हमारा स्किल, कौशल, क्योंकि पढ़ना एक कौशल है। तो ये भी हमारा एस आ गया। विभिन्न संदर्भों में बच्चे भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सके, और प्रयोग भी हमारा ये आ गया। यहाँ पर अगर हम बात करें तो डी वाला भी हमारा भाषा शिक्षण का उद्देश्य है, सी वाला हमारा भाषा शिक्षण का उद्देश्य है, और ए वाला भी हमारा भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। लेकिन प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, तब बी वाला हमारा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, क्योंकि हम किसी चीज को नहीं रटाते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से या इनमें से प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का कौन सा उद्देश्य अनिवार्य नहीं है। सेम क्वेश्चन हो जाता है, निम्नलिखित में से प्राइमरी स्टेज में कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। हम फिर लिख लेते हैं एम यू एस सी, क्योंकि यहीं से हमारे ऑप्शन बनेंगे। भाषा में अलंकारिक भाषा को प्रयोग करने की अक्षमता का विकास करना, ये नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो अलंकारिक भाषा होती है वो व्याकरण होता है, और व्याकरण हम प्राथमिक स्तर पर नहीं पढ़ते, उच्च प्राथमिक स्तर पर पढ़ते हैं। मानवीय मूल्यों का विकास करना ये तो हो जाता है, क्योंकि ये हमारा मोरल्स है, मूल्यों का विकास करना हमारे मस्क में आ गया। विभिन्न संदर्भों में प्रयुक्त शब्दों का सही अर्थ ग्रहण करना, अगर बच्चे सही अर्थ ग्रहण कर रहे हैं तब अर्थ ग्रहण करने को हम पढ़ना बोलते हैं, और पढ़ना एक कौशल है, स्किल है, तो हमारा ऐसा आ गया। विभिन्न संदर्भों और स्थितियों में अपनी बात को कहना, अगर बच्चे अपनी बात कह रहे हैं तो भाषा का प्रयोग कर रहे हैं वे, तब भाषा प्रयोग करना ये यू आ गया। इसमें से कौन सा भाषा का अलंकारिक वाला नहीं आता? आंसर हमारा इसका ए ही हो जाता है, क्योंकि अलंकारिक हम प्राइमरी स्टेज में प्रयोग ना करके सेकेंडरी में करते हैं, या फिर अपर प्राइमरी में करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय भाषा का एक उद्देश्य नहीं है? द्वितीय भाषा का हमारा उद्देश्य बस इतना ही होता है, स्किल्स। मैंने आपको बताया था कि द्वितीय भाषा के रूप में हम बस स्किल सिखाते हैं बच्चों को। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक उद्देश्य नहीं है हमारा द्वितीय भाषा के रूप में? बोलने की अक्षमता के अनुरूप लिखने की अक्षमता का विकास करना, ये तो है, क्योंकि बच्चे लिख रहे हैं और लिखना एक कौशल होता है। विभिन्न क्षेत्रों स्थितियों में हिंदी की विभिन्न प्रयुक्तियों को समझने की योग्यता का विकास करना, बच्चे क्या कर रहे हैं, हिंदी को समझ रहे हैं। अगर किसी ने हिंदी बोली है या लिखी है तो उसे हम समझ रहे हैं, वो भी हमारा एक कौशल हो जाता है, हिंदी को समझना। तब ये भी हमारा एक कौशल है। हिंदी के व्याकरणिक नियमों को कंठस्थ कराना, ये नहीं हो सकता, क्योंकि व्याकरणिक नियमों को रटना एक स्किल नहीं होती। तब इसका आंसर सी हो जाता है। द्वितीय भाषा के रूप में हम बस स्किल पर बल देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का एक उद्देश्य है? प्राइमरी स्टेज में हम किस पर बल देते हैं? MUSC पर बल देते हैं। तो कौन सा एक उद्देश्य है हमारा प्राइमरी स्टेज में? भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को सही रूप से समझना गलत हो जाता है। बारीकी और सौंदर्य बोध तो अपर प्राइमरी में आता है। भाषा को व्याकरण सिखाने पर बल देना, व्याकरण सिखाने पर हम बल नहीं देते। निजी अनुभव से भाषा का सृजनशील प्रयोग कराना, ये हो जाएगा क्रिएटिविटी। सी का मतलब क्रिएटिविटी होता है, क्रिएटिविटी मतलब बच्चे सृजनशील प्रयोग करेंगे भाषा का, तब इसका आंसर सी हो जाता है। चाहे आप डी पढ़ो भी मत, लिखते समय त्रुटियां बिल्कुल मत करना, डी तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमारा मस्क में से एक मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का कौन सा एक उद्देश्य है? प्राइमरी स्टेज में साहित्य की विधाओं से परिचित कराना, ये तो अपर प्राइमरी का है। हिंदी के विविध रूपों से परिचित कराना, ये हो जाता है। हिंदी के बहुत सारे रूप होते हैं, अब उनसे परिचित कराना ये हमारा प्राइमरी स्टेज का एक उद्देश्य हो जाता है। कुशल लेखक या वक्ता नहीं बनाते हम, आंसर इसका बी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भाषा शिक्षक के रूप में आप किस चीज पर अधिक बल देंगे? अगर आप भाषा पढ़ा रहे हैं, भाषा शिक्षण कर रहे हैं किसी भी क्लास में, तब आप भाषा शिक्षक के रूप में किस चीज पर अधिक बल देंगे? हम जनरली किस पर बल देते हैं? हम मस्क पर ही बल देते हैं जनरली। छात्रों को गृह कार्य देने पर नहीं बल देते हम, छात्रों को अभिव्यक्ति के अवसर देते हैं। अभिव्यक्ति के अवसर देने का मतलब है बच्चों को कहना कि आप भाषा का प्रयोग करो, आप अपनी भाषा में कुछ भी बोलो। अभिव्यक्ति का मतलब होता है खुद को व्यक्त करना। बच्चा खुद को व्यक्त करेगा किसी भाषा में, तब वो क्या करेगा, भाषा का प्रयोग करेगा। प्रयोग करना क्या होता है, यू होता है। और जैसे ही हमारा कोई इनमें से एक मिला, वही हमारा उत्तर हो जाता है बी। छात्रों के अनुभव को अनदेखा करना, यह भी नहीं हो सकता, ज्यों का तो कहना भी नहीं हो सकता। अब हमारा बी ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं,
उच्च प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है? एक तो व्याकरण सिखाते हैं हम, और दूसरा वो सिखाते हैं हमारा साहित्य। एक ही बात कर लेते हैं। निजी अनुभव के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग करना, ये तो होगा क्योंकि ये प्राइमरी का है सृजनशील वाला। अब प्राइमरी वाले सेकेंडरी में तो या अपर प्राइमरी में रहेंगे ही। भाषा के सौंदर्य को समझने की क्षमता का विकास करना, ये भी है क्योंकि सौंदर्य को मतलब होता है समझने से रस्यंद अलंकार। मुहावरों, लोकोक्ति और कहावतों का प्रयोग करना सिखाना, ये भी होता है क्योंकि ये भी हम व्याकरण में जनरली सिखाते हैं। कठिन शब्दों का अर्थ पूछना, ये नहीं है, ये हमने नहीं पढ़ा, इसका आंसर डी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण के जो हमारे उद्देश्य हैं वे किस चीज में सहायता करेंगे? इसका मतलब सीधा सीधा से यही हो जाता है, जो हमारे व्याकरण शिक्षण का क्या उद्देश्य है, अगर आप इसे इजी में लेना चाहते हैं, जो हमारे व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य होगा वही तो सहायता करेगा। व्याकरण की परिभाषाओं को रटना, कंठस्थ कराना नहीं होता। भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को समझने और उसका विश्लेषण करना, ये हो जाता है। हम जो विश्लेषण करते हैं, नियमबद्ध प्रकृति को समझते हैं, वह उच्च प्राथमिक स्तर पर हमारा होता है। नियमबद्ध प्रकृति को समझने का मतलब होता है भाषा के नियम समझना। नियम किस चीज में समझते हैं? हम व्याकरण में समझते हैं, और व्याकरण हम उच्च प्राथमिक स्तर पर हम फॉलो करते हैं। इसका आंसर बी हो जाता है। भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को अत्यधिक बल नहीं देते। अत्यधिक बल देने का मतलब होता है बस नियम ही नियम पढ़ा रहे हैं, हम नियम नहीं पढ़ाते, हम भाषा को प्रयोग करने के अवसर देते हैं, अत्यधिक बल नहीं देते नियमों पर। भाषा की प्रकृति, प्रकार्य और व्याकरण नियमों को कंठस्थ नहीं कराते, हम रटाते नहीं है। तब इसका आंसर जो हो जाता है, अगर आंसर की बात करें हम, इसका आंसर बी हो जाएगा। ये हमारी आज की क्लास थी। आई होप आप इसे समझ पाए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम हिंदी की नेक्स्ट क्लास लेकर आएंगे। वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आप इसे अपने सीटेट दोस्तों के साथ ग्रुप वगैरह में शेयर कर सकते हैं। सीटेट की सभी सब्जेक्ट की इसी तरह से रेगुलर क्लासेस लेने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।